हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आज का हमारा टॉपिक है कार्डियक आउटपुट। आज के लेक्चर में हम कार्डियक आउटपुट क्या होता है, उसको क्या फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं, और वीनस रिटर्न क्या होता है, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यार, तुम अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये सारे पीडीएफ नोट्स अगर तुमको चाहिए तो तुमको वो फ्री में मिल जाएंगे एकदम। कहां पे? मेरे टेलीग्राम चैनल पे। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और तुम्हारा कोई डाउट अगर होता है तो तुम पूछ सकते हो। कहां पे? एक तो यूट्यूब कमेंट सेक्शन है, प्लस मेरे को अगर चाहो तुम इंस्टाग्राम आईडी पे भी मेरे डीएम कर सकते हो, वहां पे भी अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हो। सो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट कहते किस चीज को है, इसका काम क्या है? कार्डियक आउटपुट अगर मैं सिंपली बोलूं तो हमारा जो हार्ट है वो एक बार में, सॉरी, एक मिनट के अंदर कितना ब्लड पंप आउट करता है, इसी चीज को हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। क्या बोला मैंने? द ब्लड pumped out by the heart in 1 minute is known as, in a unit of time, is called cardiac output. Cardiac output इसी चीज को हम कहते हैं। ओके सर, अब इसको डिटरमाइन कैसे करेंगे? इसको डिटरमाइन करने के लिए हम एक और वैल्यू की हेल्प लेते हैं जिसका नाम है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम एक बार में, हम ये जानते हैं कि हार्ट के अंदर कार्डियक साइकिल्स होती हैं। यस सर, बिल्कुल जानते हैं। कार्डियक साइकिल जो होती हैं उसमें एक कार्डियक साइकिल में कितना ब्लड पंप आउट होता है हमारे हार्ट से। नॉर्मली हम जो है लेफ्ट वेंट्रिकल की वैल्यू ही कैलकुलेट करते हैं उसमें, स्ट्रोक वॉल्यूम में। सो स्ट्रोक वॉल्यूम में लेफ्ट वेंट्रिकल द्वारा कितना ब्लड पंप आउट करा गया है एक बार में, एक कार्डियक साइकिल में, ये होता है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम। और स्ट्रोक वॉल्यूम को जब हम हमारे हार्ट रेट से, क्या हार्ट रेट से, कि एक मिनट के अंदर कितनी बार हमारा दिल धड़का है, कितनी बार उसने ब्लड पंप आउट करा है, इसी चीज को हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। द ब्लड pumped out by the heart in a unit time is called cardiac output। एक मिनट के अंदर, या फिर यूनिट टाइम इसको कहते हैं, उसमें हमारा दिल कितनी बार धड़का है मल्टीप्लाइड बाय द स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी कि हमारे हार्ट ने कितना ब्लड एक बार में पंप आउट करा है, इसके मल्टीप्लिकेशन से हमारा कार्डियक आउटपुट डिटरमाइन होता है। सर, इसको पढ़ने की क्या जरूरत है? इसको हम इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि हमारे जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन कैरी करता है, और ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज के लिए बहुत नेसेसरी होती है। इस चीज के लिए हम कार्डियक आउटपुट को स्टडी करते हैं, उसका क्या इफेक्ट होता है हमारे बॉडी के टिश्यूज पे। क्लियर? सो कार्डियक आउटपुट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट पर यूनिट ऑफ टाइम, टिपिकली मेजर्ड इन लीटर्स पर मिनट। इसकी यूनिट है लीटर्स पर मिनट। इट इज एन इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ द हार्ट इफेक्टिवनेस in delivering oxygen and nutrients to the body's tissue. Clear? Cardiac output is calculated by multiplying the heart rate by the stroke volume. हम stroke volume से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर्मूला भी मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू द स्ट्रोक वॉल्यूम। हमारा दिल कैसे धड़कता है? ऐसे धक 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 धक। यही होती है हमारी कार्डियक साइकिल। क्लियर? इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? 5 to 6 लीटर्स जनरली, अगर हम नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में इसको बोलें तो 5 to 6 लीटर्स पर मिनट हमारा हार्ट ब्लड पंप आउट करता है। ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जब, जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो होती है जब इंक्रीज हो जाती है तब हमारा कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता है। जब हम एक्सरसाइज करने लगते हैं तो हमारे बॉडी के टिश्यूज को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, इसलिए हमारा कार्डियक आउटपुट भी तब इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? ओके। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या बताया मैंने? स्ट्रोक वॉल्यूम रिफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट विद ईच कॉन्ट्रैक्शन। एक कॉन्ट्रैक्शन में कितना लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा ब्लड पंप आउट कर रहा है, उसी चीज को हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ऑल्सो नोन एज हार्ट बीट। एक हार्ट बीट में इट इज टिपिकली मेजर्ड इन मिलीलीटर्स, एमएल में इसको हम कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 70 मिलीलीटर। 60 to 80 मिलीलीटर जो है वेरी करती है व्हेन द हार्ट बीट इज नॉर्मल। नॉर्मल हार्ट बीट को हम 72 पर मिनट कहते हैं। 72 टाइम्स पर मिनट हमारी नॉर्मल हार्ट बीट होती है। क्लियर? द स्ट्रोक वॉल्यूम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स। इसको भी जो है, एक तो एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस करेगी, है ना, एक होता है हमारा साइज एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। हमारा हार्ट का कितना साइज है, जैसे बच्चों का दिल जो होता है वो छोटा होता है तो उनका स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम होगा। अडल्ट्स में स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ओके।
एंड कितने जोर से हमारा हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये भी एक फैक्टर होता है जो स्ट्रोक वॉल्यूम को इन्फ्लुएंस करता है। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिटर्न टू द हार्ट, राइट एट्रियम में पहले जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, देन लेफ्ट एट्रियम में, एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल में। जो हमारा ब्लड आ रहा है वो कितना है, कितनी अमाउंट में है। अगर ज्यादा ब्लड आ रहा है सो नेचुरली ज्यादा ब्लड जाएगा भी, और अगर कम ब्लड आ रहा है तो कम ब्लड जाएगा। ये भी कंडीशंस होती है, पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकली डिफरेंट कंडीशंस बन जाती हैं। द रेजिस्टेंस इन द ब्लड वेसल्स, जब ब्लड पंप आउट होता है हमारी वेसल्स में से, तो आगे का जो ब्लड होता है उसको बोलता है ठहर जा भाई, अभी मैं हूं, मेरे को आगे थोड़ा जाने दे। तो ये होता है रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द ब्लड वेसल्स, उनमें जो ब्लड प्रेजेंट होता है उसको रेजिस्टेंस देता है। ये भी एक फैक्टर होता है हमारे स्ट्रोक वॉल्यूम या फिर कार्डियक आउटपुट को इन्फ्लुएंस करने के लिए। क्लियर? ओके। अब कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो हमें समझना जरूरी है अगर हम कार्डियक आउटपुट की स्टडी कर रहे हैं। ओके, सबसे पहला होता है हमारा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है? जब हमारा हार्ट रिलैक्स स्टेट में होता है उसको हम बोलते हैं डायस्टोल। पंप होने से पहले, जब कॉन्ट्रैक्शन शुरू होने वाला है उससे पहले हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कितना ब्लड प्रेजेंट है, इसी को हम कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। क्लियर? सो द वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिमेनिंग इन ईच वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल होता है हमारा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। नॉर्मल रेंज होती है इसकी 120 टू 150 मिलीलीटर्स। क्लियर? ओके। इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है? हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसमें से कितना ब्लड पंप आउट हो गया एंड इनिशियली कितना ब्लड था, इनका जो हम फैक्टर लेते हैं, इनको डिवाइड करने के बाद जो हमारी वैल्यू आती है, इसी को हम कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। कितना परसेंटेज ऑफ ब्लड निकल गया एज कंपेयर टू द कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड कितना पहले स्टार्टिंग में प्रेजेंट था, इसी को हम कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। क्लियर? नॉर्मली इसकी वैल्यू होती है 50 टू 70%, और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम वो ब्लड है जो हमारा चला गया, और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम वो ब्लड है जो हमारा इनिशियली प्रेजेंट था। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है हमारा एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ये वो अमाउंट होता है ब्लड का जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद, जब सिस्टोल हो चुका है उसके बाद कितना अमाउंट ऑफ ब्लड हमारे हार्ट में प्रेजेंट है, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेजेंट है, इसी को हम कहते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो हमने अब तक तीन वैल्यू क्या पढ़ी? एक होती है हमारी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, कॉन्ट्रैक्शन बिगिन होने से पहले कितना हमारा ब्लड प्रेजेंट है, वो है हमारा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। फिर स्ट्रोक वॉल्यूम क्या थी? जो अमाउंट ऑफ ब्लड निकल गया वो है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम। अब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में से अगर मैं स्ट्रोक वॉल्यूम को निकाल दूं तो मेरे पास क्या बचा रहेगा? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। सिस्टोल के एंड होने पे कितना अमाउंट ऑफ ब्लड मेरे लेफ्ट वेंट्रिकल में, मेरे वेंट्रिकल्स में बचा है, वो होता है मेरा एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ओके, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है 50 टू 70 मिलीलीटर्स। अप्रोक्सीमेटली 50 टू 70 मिलीलीटर्स इसकी वैल्यू होती है। क्लियर? कार्डियक रिजर्व। कार्डियक रिजर्व हम ऐसे समझ सकते हैं, एक ये एबिलिटी है हमारे हार्ट की, जब हमारी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होती है एज इन केस ऑफ एक्सरसाइज, तब हमारा हार्ट कितना ब्लड दे पा रहा है, कितना हमारा ब्लड वो प्रोवाइड कर पा रहा है, इसी चीज को हम बोलते हैं कार्डियक रिजर्व। कार्डियक रिजर्व रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द हार्ट टू इंक्रीज इट्स कार्डियक आउटपुट अबव रेस्टिंग लेवल्स। जब वो रेस्टिंग लेवल में है उससे जब हमारी डिमांड बढ़ जाए, ठीक है, जब जैसे हम एक्सरसाइज करने लग जाते हैं तब हमारी डिमांड बढ़ जाती है ब्लड की, हमारे ऑक्सीजन की, तो कितना ज्यादा ब्लड अब वो दे पा रहा है, उस एबिलिटी को, उस वैल्यू को हम कहते हैं कार्डियक रिजर्व। when needed in response to increased demand, it varies significantly among individuals depending on the factors such as फिटनेस लेवल। आप सिर्फ कभी कभी एक्सरसाइज करते हो कि आप रोज एक्सरसाइज करते हो, इस चीज पे डिपेंड करेगी। एज, आप यंग हो कि ओल्ड हो, अडल्ट हो, क्या हो, उस पर भी डिपेंड करेगी। एंड ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, आपके हार्ट में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, आपके आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, इस चीज पे भी जो है ये डिपेंड करता है।
क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो, या फिर उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब कमेंट सेक्शन में आप जो है अपना डाउट पूछ सकते हो। क्लियर? ओके। फैक्टर्स मेंटेनिंग कार्डियक आउटपुट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारे इस टॉपिक का, फैक्टर्स मेंटेनिंग कार्डियक आउटपुट। उसमें से भी सबसे ज्यादा मैं बताऊं, एक तो हमारा वीनस रिटर्न, और हार्ट रेट पे तो पूरी एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है। सो फैक्टर्स जो होते हैं कौन कौन से? वीनस रिटर्न, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, हमारा जो हार्ट है वो कितने फोर्स से, कितने ज्यादा जोर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। हार्ट रेट, हमारा दिल कितने ज्यादा धड़क रहा है, कितनी तेजी से धड़क रहा है, उस चीज पे डिपेंड करता है। और पेरिफेरल रेजिस्टेंस, हमारे जो हमारी आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, वो उस ब्लड, आने वाले ब्लड को कितना रेजिस्ट करनी है, क्योंकि उसमें भी एक प्रेशर डेवलप्ड है ऑलरेडी, बिकॉज ड्यू टू द प्रीवियस ब्लड प्रेजेंट। उस वजह से जो ब्लड होता है वो एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इस चीज पे भी जो है हमारा कार्डियक आउटपुट डिपेंड करता है। चार फैक्टर कौन कौन से? वीनस रिटर्न, कितना ब्लड आ रहा है। दूसरा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कितने जोर से हमारा दिल, हमारा दिल है धड़क रहा है। और थर्ड है हमारा हार्ट रेट, कितनी जोर जोर से धड़क रहा है, कितनी फास्ट धड़क रहा है, उसकी स्पीड क्या है। एंड फोर्थ वन इज पेरिफेरल रेजिस्टेंस। यही चार मेन फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे कार्डियक आउटपुट को। सबसे पहला फैक्टर हम देखते हैं कौन सा है? वीनस रिटर्न। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट रिटर्न्स टू द राइट एट्रियम फ्रॉम सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है? एक पार्ट जो होता है हमारा, जो लेफ्ट हार्ट का पार्ट है, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, वो प्योर ब्लड कैरी करता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है टू आवर बॉडी। ओके, जब वहां से हमारा ऑक्सीजन निकल जाता है, हमारे टिश्यूज तक पहुंच जाता है, वहां से जो ब्लड वापस रिटर्न हो रहा होता है, इसको कहते हैं हम सिस्टमिक ब्लड, या फिर इसी चीज को हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो जो ब्लड हमारा हार्ट को रिटर्न हो रहा होता है, जिसमें ऑक्सीजन निकल चुकी है, वो होता है हमारा सिस्टमिक ब्लड, एंड इट इज नोन एज सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो पूरी प्रोसेस है। ओके, फैक्ट इट डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स। वीनस रिटर्न भी जो है बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक है हमारा स्केलेटल मसल पंप। स्केलेटल मसल पंप ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेनली इसका रोल होता है हमारे लेग्स में, जो हमारा लोअर एक्सट्रीमिटीज है उसमें बहुत ही मेजर रोल होता है। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड है हमारा थोरैसिक पंप या फिर रेस्पिरेटरी पंप। रेस्पिरेटरी पंप जब हम ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे होते हैं, इस चीज पे भी हमारा वीनस रिटर्न डिपेंडेंट होता है। थर्ड इज एब्डोमिनल पंप। इन दोनों को, थोरैसिक पंप और एब्डोमिनल पंप को हम मिला करके कहते हैं एब्डोमिनो थोरैसिक पंप। ये एक ही चीज जैसा हम पढ़ेंगे आगे। फोर्थ है हमारा सिंपैथेटिक एक्टिविटी। जितना ज्यादा हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी होगी, उतना ही ज्यादा हमारा वीनस रिटर्न होगा। फिर है हमारा ECF, यानी कि एक्स्ट्रा कंपार्टमेंटल फ्लूइड वॉल्यूम। हमारे एक्सटर्नल कंपार्टमेंट में कितना ज्यादा फ्लूइड है या कितना कम है, ये भी डिटरमाइन करेगा हमारा वीनस रिटर्न। एंड द लास्ट इज वीनस रेजिस्टेंस। हमारी वेन्स में जो ब्लड प्रेजेंट है वो कितना रेजिस्टेंस लगा रहा है, इस चीज पे भी हमारा वीनस रिटर्न डिपेंडेंट होगा। सो जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है वो है स्केलेटल मसल पंप। स्केलेटल मसल पंप से हमारा क्या मीनिंग है? जो हमारी वेन्स होती है उनके आसपास मसल्स प्रेजेंट होती हैं। जब हम इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे, तब इन वेन्स में प्रेजेंट हमारा ब्लड भी जो है मूव करेगा, उसकी इफेक्टिवनेस मूव करने की बढ़ेगी। यही है हमारा स्केलेटल मसल पंप। ये बहुत ज्यादा स्पेशल रोल प्ले करता है हमारे जो लोअर लिम्स होते हैं उनमें। आप एनाटॉमी में इसके बारे में पढ़ोगे कि वहां पर कितने टाइप की वेन्स हम डिफाइन करते हैं और इनका क्या रोल होता है स्केलेटल मसल का, वहां पे डिटेल में है और आपके, बट यहां पे भी हमारा पढ़ना इस चीज को बहुत जरूरी है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स सराउंडिंग द वेन्स कंप्रेसेस देम एंड हेल्प्स प्रोपेल ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। हमारे हार्ट की तरफ जो है नीचे से ब्लड वापस आने के लिए इनका बहुत ही स्पेशल रोल होता है। दिस मैकेनिज्म इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन द लोअर लिम्स वेयर वॉकिंग एंड मसल मूवमेंट्स असिस्ट द वीनस रिटर्न अगेंस्ट ग्रेविटी। क्योंकि हमारा हार्ट इतना फोर्स नहीं लगा पा रहा होता है, हमारा हार्ट जो है इतना फोर्स नहीं पा रहा होता है कि वो वापस से अच्छे से आ पाए हमारा जो ब्लड होता है। इसीलिए स्केलेटल मसल पंप हमारे लोअर लिम्ब में बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो जाता है। कैसे होता है? हमारा वेन है ये, जैसे सपोजली ये हमारा वेन है,
अब जब इसके अंदर ब्लड आया और उसके बाद ये मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करी, इनका कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो ये ब्लड यहां से दब करके आगे की तरफ बढ़ेगा। यही है हमारा स्केलेटल मसल पंप। क्लियर? ओके। सेकेंड है हमारा रेस्पिरेटरी पंप, या फिर इसी को हम रेस्पिरेटरी पंप एंड एब्डोमिनल पंप, या फिर इसी को हम एब्डोमिनोथोरैसिक पंप भी बोलते हैं। ये बहुत ही फेमस क्रिकेटर है। आप सोच सकते हो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे उबासी नहीं ले रहे हैं, ये अपना वीनस रिटर्न बढ़ा रहे हैं। कैसे? ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायफ्राम डिसेंड्स। हम जानते हैं जब हम इनहेल करते हैं तो हमारा जो डोम शेप डायफ्राम होता है वो फ्लैट होता है, वो नीचे की तरफ डिसेंड करता है, causing a decrease in thoracic pressure and an increase in abdominal pressure। कैसे? हमारा thoracic pressure कैसे कम होगा? क्योंकि लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है। ओके। एंड सिंस abdominal मसल्स दब रही होती हैं, उनका प्रेशर इंक्रीज होता है, यहाँ का प्रेशर कम होगा एंड एब्डोमेन का प्रेशर जो है इंक्रीज होगा। इट इंक्रीज द डायमीटर ऑफ इंफीरियर वेना कावा रिजल्टिंग इन द इंक्रीज वीनस रिटर्न। हमारा जो वेना कावा होता है, इसमें मेन प्रिंसिपल हमारा यही है क्या, कि हमने अगर वेन्स को या तो कॉन्ट्रैक्ट करा दिया या फिर उनका साइज इंक्रीज करा दिया तो हमारा वीनस रिटर्न इंक्रीज हो जाएगा। वो साइट ऑफ हमारी वेन पे डिपेंड करेगा। अगर मैं हमारा सुपीरियर वेना कावा का जो डायमीटर होता है वो इंक्रीज करा दूं तो वीनस रिटर्न बढ़ेगा, या फिर अगर मैं इंफीरियर वेना कावा का कॉन्ट्रैक्शन करा दूं या उसका डायमीटर बढ़ा दूं तो वीनस रिटर्न इंक्रीज करेगा। क्लियर? हमारा जो इंफीरियर वेना कावा है उसका मेरे को कॉन्ट्रैक्शन कराना पड़ेगा, क्योंकि नीचे से ब्लड मुझे ऊपर की तरफ भेजना है, इसलिए इस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्शन नेसेसरी होता है। क्लियर? इट इंक्रीजेस द डायमीटर ऑफ इंफीरियर वेना कावा रिजल्टिंग इन द इंक्रीज्ड वीनस रिटर्न। एट द सेम टाइम descent of diaphragm increases the intra-abdominal pressure which compresses abdominal veins and pushes the blood upward towards the heart and thereby the venous return is increased। सेम चीज अप्लाई होती है हमारी जो एब्डोमिनल वेन्स होती है उन पे, कि उनका मैं कॉन्ट्रैक्शन करा दूंगा तो वीनस रिटर्न जो है इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड जो है हार्ट की तरफ ज्यादा पंप होगा। क्लियर? तो यहां पे जो है अपने उबासी नहीं ले रहे हैं, ये जो है वीनस रिटर्न बढ़ा रहा है। कैसे कर रहा है ये? इसको अपनी थोरैसिक कैविटी का साइज इंक्रीज करके एंड एब्डोमेन पे प्रेशर इंक्रीज करके। क्लियर? सो इस फोटो से याद रखना कि एब्डोमिनोथोरैसिक पंप क्या होता है, इस चीज से, इस फोटो से आप याद रखना। क्लियर? ओके। यहां पे क्या, थोरैसिक कैविटी जो है इंक्रीज हुई है एंड एब्डोमेन पे प्रेशर बढ़ा है, इस वजह से जो इंफीरियर वेना कावा है उसमें से ब्लड फ्लो होने लगा है। यहाँ पे यही उसका पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है। ओके। नेक्स्ट है हमारा सिंपैथेटिक एक्टिविटी। यहाँ पे एक दिख रहा होगा इंसान एकदम काम है, शांत है, उसके बाजू का जो इंसान है वो एकदम ऐसे एक्साइटेड है। यही जो है सिंपैथेटिक एक्टिविटी इस इंसान की इंक्रीज हुई है, हम ऐसा कह सकते हैं। सिंपैथेटिक एक्टिविटी का क्या इफेक्ट होता है? हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम है, हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसके दो पार्ट होते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड एक होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो होता है वो डिक्रीज करता है एक्टिविटी को, वो नर्वस एक्टिविटी, वो किसी भी एक्टिविटी को जनरली डिक्रीज करता है, लेकिन सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है वो एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, वो रिस्पॉन्स को इंक्रीज करता है। इसी वजह से जो हमारे वेन्स हैं उनकी अगर मैं सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज करा दूं बाय द सिंपैथेटिक सिस्टम, सो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा, वेन्स का कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा तो हमारा वीनस रिटर्न भी बढ़ेगा। एट द एंड मुझे वीनस रिटर्न बढ़ा रहा है, तो अगर ऊपर साइड का है तो मैं रिलैक्सेशन कराऊंगा, वहां से मेन वेसल जो है हमारी सुपीरियर वेना कावा उसका रिलैक्सेशन होगा, या फिर जो नीचे की वेसल्स है उन सबका कॉन्ट्रैक्शन होगा। यही बेसिक प्रिंसिपल है वीनस रिटर्न को बढ़ाने के लिए। सो वेन्स आर इनर्वेटेड बाय सिंपैथेटिक फाइबर्स। ओके। स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक फाइबर्स कॉज वेनोकॉन्स्ट्रिक्शन। वेनोकॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि वेन्स का कॉन्स्ट्रिक्शन। ओके। दिस कॉजेस इंक्रीज इन वीनस रिटर्न। वीनस रिटर्न इंक्रीज हो जाएगा।
सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जैसे हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उन केसेस में हमारा सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है और हमारा वीनस रिटर्न बढ़ेगा। सिंपैथेटिक एक्टिविटी बच्चों में भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। बच्चे आपने देखा होगा कि बहुत ही ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, तो उनमें भी सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है ज्यादा होती है और इसलिए उनका वीनस रिटर्न भी ज्यादा हमें देखने मिलता है। डिप्रेस्ड सिंपैथेटिक एक्टिविटी कॉजेस वेनोडाइलेशन व्हिच डिक्रीजेस द कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा अगर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा ज्यादा या फिर सिंपैथेटिक सिस्टम डिप्रेस्ड होगा। दोनों ही केस में वेनोडाइलेशन होगा, यानी कि जो हमारी वेन्स है उनका साइज इंक्रीज हो जाएगा, उनका डायमीटर बढ़ जाएगा, उस वजह से वेनोडाइलेशन होगा और हमारा वीनस रिटर्न जो होता है वो डिक्रीज हो जाएगा। ये वाला इंसान उसकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी डिप्रेस्ड है और इसकी जो है बहुत ही ज्यादा इंक्रीज है, इस वाले इंसान का वीनस रिटर्न बढ़ा हुआ होगा। क्लियर? ओके, सेम चीज क्या यहां पे वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, यानी कि हमारा वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, हाई रेट ऑफ फायरिंग है, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर इसको सप्लाई कर रहे हैं, इनकी एक्टिविटी ज्यादा है, इसी वजह से हमारा वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और हमारा ब्लड जो है आगे की तरफ फ्लो होने लगेगा वेन्स में। वीनो डायलेशन होगा अगर लो रेट ऑफ फायरिंग है, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर सप्लाई तो कर रहे हैं लेकिन उनका लो रेट ऑफ फायरिंग है, उस वजह से वीनो डायलेशन होगा और हमारा वीनस रिटर्न जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है हमारा ईसीएफ वॉल्यूम, यानी कि एक्स्ट्रा कंपार्टमेंटल फ्लूइड। इसकी वॉल्यूम अगर बढ़ती है तो हमारा जैसे हमारा ब्लड है वो एक एक्स्ट्रा कंपार्टमेंटल फ्लूइड है और दूसरा होता है इंट्रा कंपार्टमेंटल फ्लूइड। अगर एक्स्ट्रा कंपार्टमेंटल फ्लूइड की वैल्यू उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है तो वीनस रिटर्न इंक्रीज हो जाएगा और अगर ईसीएफ की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है किसी वजह से, मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया है, उस केस में ब्लड लॉस होता है तो ईसीएफ जो है एक्स्ट्रा कंपार्टमेंटल फ्लूइड वो डिक्रीज हो जाएगा और वीनस रिटर्न भी जो है डिक्रीज हो जाएगा इस वजह से। क्लियर? ईसीएफ वॉल्यूम द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन अफेक्ट्स द वीनस रिटर्न। जितना भी सिस्टमिक सर्कुलेशन है, जो हमारे हार्ट को ब्लड आ रहा है वो अंडर आता है हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन के। इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम एज इन द कंडीशंस लाइक फ्लूइड ओवरलोड और एक्सेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स कैन इंक्रीज वीनस रिटर्न इन डिहाइड्रेशन और सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस कैन रिड्यूस वीनस रिटर्न। अगर सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस होता है एज इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स या फिर कोई इंसान डिहाइड्रेटेड है, उन केसेस में भी वीनस रिटर्न जो होता है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा वीनस रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वीन्स प्रेजेंट इन द पेरिफेरी इज कॉल्ड वीनस रेजिस्टेंस एंड दिस डिक्रीजेस। अगर वीनस रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ होगा, अभी तक हमने देखा है कि अगर फ्लूइड बढ़ा है तो वीनस रिटर्न बढ़ेगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ी है तो वीनस रिटर्न बढ़ेगा, लेकिन अगर वीनस रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारा वीनस रिटर्न डिक्रीज होगा। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर? ओके, रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन द पेरिफेरल वेसल्स एंड राइट एट्रियम इज कॉल्ड वीनस रेजिस्टेंस। मोस्ट रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड बाय द वेन्स। वेन्स में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। क्या है इसका मतलब? कि हमारा जो सिस्टमिक ब्लड है, जो हमारा सिस्टमिक ब्लड है वो तो राइट एट्रियम की तरफ जाना चाह रहा है, लेकिन जो हमारा वीनस रेजिस्टेंस है वो उसको ऐसा करने नहीं दे रहा। वो बोल रहा है नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा, मैं वीनस रिटर्न बढ़ने नहीं दूंगा। क्लियर? अब नेक्स्ट है हमारा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कैसे इन्फ्लुएंस करता है कार्डियक आउटपुट को? इसके लिए तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। क्या? एक कपड़ा लेना, जैसे कि अभी तो हॉस्टल में खुद से धोने पड़ रहे होंगे कपड़े, तो कपड़ा लेना, उसको जब तुम निचोड़ते हो तो नोटिस करना, एक काम करना, क्या कि उसको पहले हल्के से निचोड़ना, ठीक है? थोड़ा सा ही जो है उसमें से पानी निकलेगा। हाँ सर, ये तो बहुत एकदम सही कह रहे हो आप, लेकिन जब तुम उसको और ज्यादा जोर से निचोड़ोगे तो उसमें से उतना ही ज्यादा ब्लड, उतना ही ज्यादा वाटर निकलता जाएगा। दिस इज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे ही फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है हार्ट का, वो हमारे कार्डियक आउटपुट को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे? कि जितनी ज्यादा जोर से हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना ही ज्यादा ब्लड वहां से निकलेगा, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में से उतना ही ज्यादा ब्लड निकलेगा।
इसके लिए एक लॉ हम कहते हैं फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ ये स्टेट करता है कि जितनी ज्यादा लेंथ होगी हमारी किस चीज की, मसल की, उतना ही ज्यादा हमारा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा। रबर बैंड जानते हो सब लोग? रबर बैंड अपने स्कूल टाइम में अपना बहुत ही ज्यादा खेला होगा। ये तो क्या कि रबर बैंड को खींच के किसी को मारते थे तो उसको ज्यादा जोर से लगती थी। अगर रबर बैंड को थोड़ा सा ही खींचोगे तो वो थोड़ी सी दूर पे ही जाएगा, लेकिन उसको जितना ज्यादा खींचोगे वो उतनी ज्यादा दूर जाएगा, उतनी ज्यादा जोर से इंसान को आगे वाले लगेगा। तो यही सेम चीज है कि जितना ज्यादा मैं मसल को स्ट्रेच करूंगा उतनी ही जोर से मसल भी क्या है, वो वापस उतना ही फोर्स से वापस आएगी, और जितने कम दूरी उसको कम फोर्स से स्ट्रेच करूंगा उतनी ही कम फोर्स वो अप्लाई करेगी। यही है हमारा फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। क्लियर? सो कार्डियक आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है सर। अकॉर्डिंग टू फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ क्या बोलता है? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल लेंथ ऑफ मसल फाइबर्स। रबर बैंड को तुम जितना ज्यादा पहले खींचोगे उतने ही ज्यादा जोर से वो आगे वाले को लगेगा, उतने ही जोर से कॉन्ट्रैक्शन होगा बिफोर द ऑनसेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन से पहले अगर जितनी ज्यादा मसल की लेंथ होगी उतनी ही जोर से मसल कॉन्ट्रैक्ट वापस करेगी। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन द प्रीलोड एंड आफ्टरलोड। ये किन दो बलाओं का नाम है नया, इनको समझते हैं। प्रीलोड refers to the degree of stretch or tension experienced by the ventricular myocardium at the end of diastole। जब हमारा डायस्टोल हो रहा होता है तो हमारे वेंट्रिकल्स में ब्लड फिल हो रहा होता है। हाँ सर, बिल्कुल। एट द एंड ऑफ डायस्टोल जब ब्लड फिल हो चुका है, then there is certain amount of contraction present due to the volume of blood in our cardiac muscles। हमारी कार्डियक मसल में एक अमाउंट ऑफ स्ट्रेच होता है, एक अमाउंट ऑफ टेंशन डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि जो ब्लड का वॉल्यूम है उसको कुछ जगह चाहिए, उस वजह से हमारी कार्डियक मसल जो है वो थोड़ा स्ट्रेच करती है और उनमें एक टेंशन डेवलप हो जाता है। इस वजह से इसी टेंशन को हम बोलते हैं प्रीलोड। अब मैंने क्या बताया था कि फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ में क्या होता है कि जितना ज्यादा इनिशियली कॉन्ट्रैक्शन होगा उतने ही ज्यादा जोर से हमारा जो मसल है कॉन्ट्रैक्ट वापस करेगा। क्लियर? उतनी ही ज्यादा फोर्स से वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब ये बताओ क्या कि अगर प्रीलोड ज्यादा है तो मेरा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा कि कम होगा? सर, प्रीलोड ज्यादा है, इसका मतलब टेंशन ज्यादा है, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है मसल्स में, तो कार्डियक मसल्स जो है वो ज्यादा फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। क्लियर? क्या बोला? प्रीलोड कॉजेस टेंशन इन द कार्डियक मसल्स, सो द कार्डियक मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट विथ मोर फोर्स व्हेन द प्रीलोड इज आल्सो मोर। ओके, है ना? So it represents the volume of blood that fills the ventricles during diastole and is primarily determined by venous return। venous return से ही ये चीज डिटरमाइन होगी कि कितना ज्यादा प्रीलोड होगा। venous return is the most important factor। okay, and the force of contraction is directly proportional to the preload। जितना ज्यादा प्रीलोड होगा वो उतना ही ज्यादा जो हमारे कार्डियक मसल है उतनी ही ज्यादा फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। यानी क्या कि प्रीलोड जो है सपोर्ट करेगा हमारे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को। क्लियर? ओके, कोई डाउट रह जाता है, कोई बात समझ में नहीं आती है, वीडियो वापस से देख सकते हो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कोई ऐसी लोड है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आफ्टर लोड। आफ्टर लोड जो है प्रीलोड का जस्ट अपोजिट है। क्या? Afterload refers to the resistance or pressure that the ventricles must overcome to eject blood during systole। हमारा मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, हार्ट मसल वेंट्रिकल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रखे हैं। अब जब ये कॉन्ट्रैक्शन शुरू करेंगे, जब ये अपना फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे तो आगे वाला जो ब्लड है वो एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। इसी चीज को हम आफ्टर लोड कहते हैं
और वेंट्रिकल्स इसी आफ्टर लोड को ओवरकम करके हमारे बॉडी को ब्लड प्रोवाइड करते हैं। अब अगर बताओ ये रेजिस्टेंस है, तो अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा, आफ्टर लोड बढ़ाऊंगा, तो क्या मेरा कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा कि घटेगा? क्या मेरा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मुझे ज्यादा लगाना पड़ेगा अगर आफ्टर लोड ज्यादा है, कि कम लगाना पड़ेगा? सर आफ्टर लोड जो है वो तो रेजिस्ट कर रहा है, तो इसलिए हमको फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाना पड़ेगा आफ्टर लोड को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, अब अगर आफ्टर लोड ज्यादा है तो मेरा कार्डियक आउटपुट कम होगा कि ज्यादा होगा? सर कार्डियक आउटपुट की वैल्यू कम होगी, क्योंकि एक फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन तो एक ही पर्टिकुलर लग रहा है। अगर आफ्टर लोड बढ़ जाता है किसी वजह से, तो हमारा कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, उतना ब्लड बाहर निकल ही नहीं पाएगा, आफ्टर लोड उसको वापस अंदर धकेल देगा। सो द वैल्यू ऑफ आफ्टर लोड डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ कार्डियक आउटपुट because it is inversely proportional to the force of contraction. क्लियर? जितना ज्यादा आफ्टर लोड होगा उतना ही ज्यादा कम फोर्स के साथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगी। क्लियर है सभी को? ओके, सो आफ्टर लोड refers to the resistance of pressure that the ventricles must overcome to eject blood during systole. At the end of ventricular systole, semilunar valves open होते हैं, ठीक है, हम ये सब जानते हैं, and the blood is ejected into aorta and the pulmonary artery. Pulmonary artery right ventricle से लेके जाएगी and aorta left ventricle से. The pressure increases in both vessels and the ventricles have to work against this pressure. This is called afterload. इसी pressure के against जो work होगा इसी को हम afterload बोलते हैं, and the force of contraction is inversely proportional to afterload. जितना ज्यादा आफ्टर लोड होगा उतना ही ज्यादा हमारा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम लग पाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है हमारा हार्ट रेट। हार्ट रेट हमने ये पढ़ा कार्डियक आउटपुट कैसे डिटरमाइन होता है। एक होता है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम और दूसरा होता है हमारा हार्ट रेट। हार्ट रेट जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हमारा कार्डियक आउटपुट होगा, और जितना ही ज्यादा हार्ट रेट कम होगा उतना ही कम हमारा कार्डियक आउटपुट भी होगा, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो हार्ट रेट को इन्फ्लुएंस करेंगे। कुछ ऐसी जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है वो हार्ट रेट को इन्फ्लुएंस करती है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या है हमने डिस्कस करा है। ओके, सो कार्डियक आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हार्ट रेट प्रोवाइडेड दैट द अदर थ्री फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। बाकी के जो वीनस रिटर्न, हमारा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और चौथा कौन सा है हमारा? चौथा है हमारा पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ये सारी चीजें अगर कांस्टेंट है तो हमारा हार्ट रेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा। क्लियर? मॉडरेट चेंज इन द हार्ट रेट डज नॉट ऑल्टर द कार्डियक आउटपुट। थोड़ा सा बहुत अगर चेंज आता है तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमारे 72 बीट्स पर मिनट होता है नॉर्मल हार्ट रेट, अगर इससे थोड़ा सा ज्यादा जैसे 73, 74, 75 ऐसे इंक्रीज होता है तो उतना ज्यादा चेंज नहीं आता हमारे कार्डियक आउटपुट में। बट अगर सिग्निफिकेंटली जैसे कि 100 पहुंच गया किसी का हार्ट रेट तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ओके, vagus stimulation decreases heart rate. Vagus nerve is majorly parasympathetic and the sympathetic stimulation increases the heartbeat. Sympathetic अगर किसी का हमारा sympathetic किसी का सिस्टम फायरिंग पे है, ज्यादा एक्टिविटी है उसकी, तो हमारा हार्ट रेट बढ़ेगा, और अगर पैरासिम्पैथेटिक की एक्टिविटी ज्यादा है तो हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? एंड द लास्ट इज अ पेरिफेरल रेजिस्टेंस। इट इज अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस क्या करेगा? हमारे कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करेगा। क्लियर? रेजिस्टेंस ऑफर्ड ब्लड फ्लो एट द पेरिफेरल ब्लड वेसल्स। हमारी जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स होती हैं जो हार्ट से निकल रही हैं वो तो हमारी सेंट्रल है, लेकिन जो हमारे बाकी अदर एक्सट्रीमिटीज में वेन्स प्रेजेंट है वो हमारी पेरिफेरल वेसल्स कहलाती हैं। पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस और लोड अगेंस्ट विच द हार्ट हैज टू पंप ब्लड। इस चीज को ओवरकम करता है हमारा हार्ट, और अगर पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ता है तो हमारा कार्डियक आउटपुट जो है डिक्रीज होगा। क्लियर? कार्डियक आउटपुट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पेरिफेरल रेजिस्टेंस। इट इज ऑल्सो अ नेगेटिव फैक्टर। ये जो है हमारे नेगेटिव फैक्टर्स में से एक है, ये कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करेगा। क्लियर? सो यार इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। आज का लेक्चर हमारा जो टॉपिक था कंप्लीट होता है। अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पीडीएफ नोट्स चाहिए उसके लिए टेलीग्राम की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है
तुम बेझिझक एकदम बिंदास मुझसे पूछ सकते हो। कहां पे? या तो बेस्ट प्लेस मैं बता रहा हूं इंस्टाग्राम है, वहां पे पूछ सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में भी तुम मुझसे ये चीज पूछ सकते हो। आज इसी के साथ आज का लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं, आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।